हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सर्फराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजेंट नियुक्ति करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भाई, जो आप इससे पहले देख लिए कि आप एजेंट कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं, फॉरेन एजेंट, उनका महत्व देख लिए। अब भाई, एजेंट को नियुक्त करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रख कर उनकी को रखना है। तो मैकमिल तथा पोल्डन ने यह सुझाव दिया है कि अनुबंध को अंतिम रूप से देने से पूर्व कम से कम 3 बातों को सुनिश्चित रखने के लिए कानूनी सलाह अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। मतलब जब भी आप एजेंट को नियुक्त करेंगे या फिर उससे एग्रीमेंट साइन करेंगे एक तरह से कम आप इन 3 बातों का कानूनी सलाह अवश्य प्राप्त कर लें। पहला है संविदा कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी जो भी आपने एक तरह से अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय संविदा कानून है उसको आपको उल्लंघन नहीं करना है। यानी जो एजेंट है वो अगर उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दिक्कत है। दूसरा है अनुबंध की भाषा तथा शैली एवं उद्देश्य ऐसे हो कि बिना किसी भ्रांत व्याख्या के उनका अभिप्राय अभिष्ट ही निकले। जो आपका अनुबंध है, जो आपने एग्रीमेंट किया है, उसकी भाषा तथा शैली और उसका उद्देश्य एक समान होना चाहिए, एक तरह से अलग अलग ना निकले। अगर जैसा आपने भाषा या शैली यूज़ किया है उसका उद्देश्य भी वैसा ही होना चाहिए। तीसरा है संविदा का कोई वाक्य अनजाने में भी किसी पक्ष के अहित में ना जाए। उदाहरण के लिए अनुबंध के कारण दोनों पक्षों में एक दूसरे के देश के कर नियमों के कारण अहित ना हो जाए। यानी जो आपने एग्रीमेंट किया है उसमें क्या होना चाहिए, जो वाक्य है वो एकदम सही आपको लिखना है, क्योंकि संविदा का कोई भी वाक्य अनजाने में भी किसी पक्ष के अहित में हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी एग्रीमेंट जो आप साइन करेंगे सेल्स मैनेजमेंट के साथ वो एक प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, बहुत सोच विचार कर होना चाहिए। तो उपयुक्त विषयों पर ध्यान रखते हुए एजेंसी अनुबंध करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर दोनों पक्षकारों के लिए उपयोगी होगा, जिसमें पहला है विदेशी व्यापार की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एजेंसी अनुबंध करते समय सबसे पहले जिस पर विचार होना चाहिए वह है विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। प्रधान अपने निर्यातक का लक्ष्य क्या मानता है, अल्पकालीन व दीर्घकालीन में वह किस सीमा तक उसे सहभाग चाहता है, विदेशी बाजार की आवश्यकता क्या है, उन बाज़ारों में ग्राहकों की अभिरुचियाँ, क्रय प्रणालियाँ, क्रय शक्ति, व्यवहार, परंपरा या मान्यता आदि क्या है, उपयोग व आय संचार में परिवर्तन का स्वरूप क्या है, विदेशी बाजार जिनमें वह प्रवेश करना चाहता है उसमें विद्यमान प्रतिस्पर्धा का स्तर कैसा है, उसका भावी रुख क्या होगा, किस प्रकार की अनुकूलता व किस प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, समस्या व चुनौतियों का स्तर व मात्र किसी प्रकार की भी। इन सब बातों पर विचार करके ही पहले यह निर्णय करना चाहिए कि किस प्रकार व किस सीमा तक विदेशी बाजार उसके हित में है। यानी आपको पूरी जानकारी लेना है विदेशी व्यापार की, उसके हिसाब से आपको वैसा एजेंट रखना है। दूसरा है दोनों देशों के वैधानिक प्रावधान
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के मध्य किया जाता है, यानी एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों में एजेंसी संबंधी राज नियम का अध्ययन कर लेना चाहिए। एजेंसी अनुबंध इस प्रकार का होना चाहिए जो दोनों देशों में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार है। भाई आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं एजेंट के साथ, फॉरेन एजेंट के साथ, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन और यहाँ के रूल रेगुलेशन जो दोनों में सूटेबल हो, दोनों कंट्री में सूटेबल हो, वैसा एग्रीमेंट आपको करना है और उस वैधानिक प्रावधान के अनुसार करना है। दूसरे देश के वैधानिक प्रावधानों के अध्ययन से उनके अनुकूल व प्रतिकूल बातों का पता भी नियोक्ता का प्रधान को लाभ देगा। अगला है व्यापकता। एजेंसी अनुबंध करते समय व्यापकता का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें एक कहावत बड़ी चर्चित है, प्रिपेयर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आप बुरा बनाएंगे तो उसका अर्थ है अच्छे की आशा हो पर खराब से खराब के लिए तैयार हो। आपकी आशा कैसे अच्छी है, लेकिन खराब से खराब के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इस उक्ति पर यह यदि पालन किया जाए तो एजेंसी के विभिन्न विषयों के बारे में व्यापकता से व्यवस्था अनुबंध में की जानी चाहिए। यानी जैसा भी आप एजेंसी चूज़ किए हैं उसके बारे में अगर वो बुरा भी है तो आप होप कर सकते हैं कि वो बेस्ट हो। अगर आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट भी हो सकता है, वर्स्ट को भी हम बेस्ट बना सकते हैं। वो इतना टफ काम नहीं है। कई बार होता है कुम्हार मिट्टी तो एक ही रहता है, घड़ा बनाता है, लेकिन कुछ घड़े अच्छे बन जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं। लाइक दैट कई बार होता है कि हम ख़राब से भी अच्छा निकाल सकते हैं। फोर्थ है स्पष्ट भाषा एवं शैली। एजेंसी अनुबंध को सरल, स्पष्ट व बोधगम्य भाषा एवं शैली में लिखा जाना चाहिए। बहुअर्थी व अनेकार्थी शब्द के प्रयोग से बचा जाना बेहतर होगा। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एजेंसी अनुबंध कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, जो उसकी भाषा है और शैली एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो आप एक जैसी रखें, हिंदी है तो हिंदी और वहाँ के लिए इंग्लिश, यानी बाई लैंग्वेज अगर आप बनाते हैं तो भी वो आपका जो लैंग्वेज वो एक स्पष्ट होना चाहिए। आप शब्दों का यूज़ जो करें वो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के लिए आप अलग अलग कहीं पे कुछ वर्ड यूज़ किए, वही वर्ड के लिए आप कहीं दूसरा वर्ड यूज़ किए, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके लिए आप सेम वर्ड का ही यूज़ करें। अगला है एजेंट बनने की वैधानिक क्षमता। अब प्रधान या नियोक्ता को किसी व्यक्ति को या संस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एजेंट नियुक्त करने से पूर्व इस संबंध में वैधानिक क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। विभिन्न देशों में राज्य नियम में विभिन्न प्रावधान के कारण ऐसी स्थिति होती है। भाई एजेंट का वैधानिक क्षमता भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंडिया का वैधानिक जो है विधान अलग है और दूसरे देश का विधान अलग है, तो वहाँ क्या रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही हमको उस एजेंट को बनाना है या उनकी क्षमता देखने के बाद एजेंट बनाना है अपना। व्ययों का वहन करना। एजेंसी अनुबंध करते समय यह आवश्यक है कि प्रधान व नियोक्ता पर इस विस्तार से विचार कर ले कि एजेंसी में किस प्रकार के व्यय होंगे। व्ययों में से कितने व्यय को प्रधान स्वयं ही वहन करेगा, वह कौन से व्यय एजेंट को वहन करने होंगे। यानी आपको क्लियर करना होगा कौन सा व्यय आप वहन करेंगे और कौन सा व्यय एजेंट करेगा।
क्योंकि आगे चल के इस मत पे आप लोगों में विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप क्या है अपने अनुबंध करते समय इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ही इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए या अपने नियोक्ता से बात कर लीजिए। अगला है प्रतिनिधित्व। एजेंसी अनुबंध करते समय इस बात का निर्धारण भी कर लेना चाहिए कि नियोक्ता का प्रधान एजेंट से किसका प्रतिनिधित्व करना चाहता है। एजेंट नियोक्ता या प्रधान का 2 प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब भाई उसमें से प्रतिनिधित्व किसका करना चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है, वो एजेंट डिसाइड करेगा। अगला है आदेश के स्थान पर परिभाषा। विदेशी एजेंट प्रधान के उत्पादों का दूसरा देश या उसके किसी भाग में विक्रय करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट का उसके विक्रय क्षेत्र में प्रधान की वस्तु विक्रय करने का अधिकार होता है। यानी आप अपने आदेश के स्थान पर एक तरह से क्या है उसको परिभाषित करें। जो उसका स्थान है उस स्थान में उसको वो अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ पे विक्रय करेगा। कई ग्राहक विशेषकर राजकीय संस्था नियोक्ता या प्रधान से सीधे ही व्यवहार करना पसंद करते हैं। ऐसे मामले में ये संस्था सीधे ही प्रधान को आदेश दे देती है। इन परिस्थितियों में आदेश का स्थान कौन सा माना जाएगा? यानी कई बार क्या होता है डायरेक्ट निर्यातक से या फिर निर्मातक नियोक्ता से ही डायरेक्ट कस्टमर बात कर लेती है, संस्था सीधे उनसे ही आदेश प्राप्त कर लेती। तो ऐसी परिस्थिति में आदेश कैसा होगा वो ध्यान में देना है। यानी एक तरह से आपको आदेश के स्थान पर आदेश कैसा है वो आपको डिसाइड करना है। अगला है सुपुर्दगी की समस्या। एजेंट ने अपने विक्रय क्षेत्र में विक्रय करने के जो अनुबंध किए हैं उसमें क्या है सुपुर्दगी भी वही देता है, लेकिन उसके विक्रय क्षेत्र में से नियोक्ता की सीधे ही आदेश किसी क्रेता की ओर से दे दिया जाए तो ऐसे मामले में उनकी सुपुर्दगी या दायित्व किसका होगा? नियोक्ता ही ऐसे मामले में क्रेता को सुपुर्दगी देगा या उसका एजेंट। अब भाई कई बार क्या होता है कुछ जो क्रेता है वो डायरेक्ट किससे बात करते हैं? नियोक्ता से कि हमको ये माल चाहिए, वो आदेश दे देते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि कौन डिलीवरी करेगा, क्योंकि डायरेक्ट किसको बोला गया था? नियोक्ता को। अगर एजेंट को बोला जाएगा तो एजेंट डिलीवरी करेगा, लेकिन नियोक्ता को दिया गया है तो नियोक्ता द्वारा उसका डिलीवरी होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कमीशन। प्रधान एजेंट द्वारा किए गए विक्रय पर किस दर से कमीशन देगा? भविष्य में किस आधार पर विद्यमान कमीशन की दर में परिवर्तन किया जाएगा? मतलब जो आप नियोक्ता को एजेंट को नियुक्त करते हैं तो उनको आप ये सब भी बता देते हैं एक तरह से कि कमीशन आपको कैसे मिलेगा, फ्यूचर में अगर कमीशन की दर में परिवर्तन होगा तो वो कैसे होगा, कमीशन का भुगतान कब किस विधि से किया जाएगा, यदि एजेंट किसी अतिरिक्त दायित्व को वहन करता है तो उसके लिए कितना अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। ये सब एक तरह से कमीशन का कमीशन से रिलेटेड जो बातें हैं कि कब कहाँ कैसे किस मोड से आपको कमीशन और कब उसमें बढ़ोतरी होगी, ये सारी बातें भी आपको कर लेनी चाहिए। अगला है उधार बिक्री। एजेंट को उधार पर बिक्री करने का अधिकार किन किन परिस्थितियों में होगा? प्रत्येक उधार बिक्री की अधिकतम सीमा कितनी होगी? कुल विक्रय का कितना प्रतिशत उधार विक्रय
के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उधार बिक्री की वसूली कितने समय में किस प्रकार से की जाएगी, इसका भी निर्धारण होना आवश्यक है। यानी जो एजेंट है अगर वो उधार में सामान बेच रहा है तो कब कब बेचेगा, किन परिस्थितियों में बेचेगा, उसकी सीमा क्या है, किस माध्यम से उसका मूल्यांकन कैसे करना है, ये सब उसको ध्यान देना होगा। किस समय किस प्रकार, एक तरह से कितने प्रतिशत स्वीकार करना है, क्या करना है, वो सब आपको निर्धारित करना आवश्यक है। लास्ट है प्रतिस्पर्धा उत्पादों में व्यवहार। एजेंट क्या प्रतिस्पर्धी उत्पाद अर्थात अन्य उत्पादकों के उत्पाद में व्यवहार करने में क्या स्वतंत्र होगा, या ऐसा व्यवहार कुछ सीमाओं पर प्रतिबंधों के अधीन होगा, इसका भी पूरी तरह से मूल्यांकन कर उचित निर्धारण कर लेना चाहिए। भाई अब जो आपने एजेंट हायर किया है, क्या वो आपके अलावा आपके जो प्रतिस्पर्धा उत्पाद हैं उनमें भी क्या वो हेल्प करेगा या उनके लिए भी काम करेगा, अगर करेगा तो कितने सीमा तक करेगा, ये सब आपको निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एजेंट क्या हो सकता है, एजेंट मोस्टली किसी एक कंपनी के लिए ही काम करते हैं, हर कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन के रूप में अलग अलग कंपनियों में जाकर काम कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को बेचने का काम कर सकते हैं। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी। लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।